അച്ഛൻ്റെ അത് ചെയ്തു. പൊസിഷൻ അത് നേരെ ഇരിക്കുന്നത്. ഫോണൊന്നും അനങ്ങണില്ല, കാരണം സ്റ്റാൻഡുമേ നിൽക്കണത്. വെക്ക്, നീ വെക്ക്. അച്ഛൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അമ്മ വരുന്നില്ല. You start 7 o'clock. Go live കൊടുത്തല്ലേ. നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിക്കോ. नमस्कार. हेलो, नमस्कार. ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടാന്ന്. You continue. ആരും തിരിച്ചൊന്നും പറയില്ലാന്ന്. ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുത്തിട്ട് you just start. तारांजलि फाउंडेशन के प्रति सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उसके कार्यकर्ताओं ने, विशेष रूप से शैलजा सिंह जी ने मुझे इस काव्य गोष्ठी के लिए निमंत्रित किया है। और उन फाउंडेशन के अन्य कार्यकर्ताओं के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कविता वस्तुतः सृजन की अनिवार्यता की उपज है, इसलिए वो अथाह दुख से लेकर प्रतिरोध तक का भाष्य रचती हैं, जो उसकी अनिवार्यता है। मैं कविता को इस तरह से ही देखता हूँ और लंबे समय से कविता के क्षेत्र में हूँ। अपनी क्षमता के अनुकूल मैं अपने आसपास को देखता हूँ, आसपास के जीवन को देखता हूँ, उसकी गहराई में जाने की इच्छा रखता हूँ, और जब कभी मैं उसकी गहराई में से गुज़रता हूँ तो मुझे कुछ ऐसे रूपक मिल जाते हैं, ऐसे बिंब मिल जाते हैं, ऐसी कुछ बातें मिल जाती हैं जिनको शब्दबद्ध करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, और एक तरह से मेरी कविताएं बनती हैं। विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है,
कविता का पूरा स्वरूप पहले से निर्धारित होता नहीं है। कभी कभार एक विषय के बारे में मेरे मन में कुछ उद्वेलन सा चलता है और तब विषय पूरी तरह से ना सही विषय आ जाता है और तब आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कविताओं के विषय पहले से निर्धारित है। एक दूसरा उदाहरण ये भी है कि मेरा जो पहला कविता संकलन नहीं बल्कि वो एक कथा काव्य है, फिक्शन पोइट्री है, उसका शीर्षक है बांस का टुकड़ा। वो पहले से ही निर्धारित है क्योंकि वो कथा काव्य है। महाभारत की कथा के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण को केंद्र में रख कर लिखा गया काव्य है, इसलिए उसका स्वरूप पहले से निर्धारित हो चुका था। लेकिन उसकी कथा गति पहले से निर्धारित नहीं है। जैसे वो लंबी कविता, करीब 75-80 पृष्ठ की लंबी कविता, अलग अलग अध्यायों में कह सकते हैं, मैंने सिर्फ संज्ञा दी है। तो इस तरह उसकी गति को मैं पहले से ही निर्धारित नहीं कर सकता। वो अपना रूप लेकर आगे बढ़ती है। तो वो कथा भी है और कविता भी है, और कविता भी है और कथा भी है। इन दोनों का एक तरह से मेलजोल उसमें है। लेकिन बाकी सभी कविताएं, और उसके बाद इधर हाल ही में 2-3 वर्ष पहले एक छोटा सा एक और कथा काव्य मैंने लिखा, उसका शीर्षक है राम की यात्रा। मैं इन दोनों कथा काव्यों का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि इन दोनों पुस्तकों में से मैं कविता आपके लिए सुना नहीं सकता, क्योंकि एक अंश को सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। बाकी जितने मेरे संकलन हैं उनमें से मैं आपको सुनाऊंगा। और राम की यात्रा भी इसी तरह से राम की यात्रा ही है, राम की यात्रा की कथा है। उसमें राम है, सीता है, बाकी सभी पात्र हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने राम को लंका के संदर्भ में, अयोध्या के संदर्भ में, पूरे भारत के संदर्भ में और मनुष्य के संदर्भ में देखा है, उसी की वो कथा है। उसका शीर्षक है राम की यात्रा। तो बांस का टुकड़ा और राम की यात्रा ये दो कथा काव्य हैं मेरे। इन दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी संकलनों में से कुछ कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कविता वस्तुतः सृजन की अनिवार्यता की उपज है। पहले जैसे कि आपके लिए मैं पेश करना चाहता हूँ कि एक कविता है, मेरे दूसरे संकलन की कविता है। उसका संकलन का शीर्षक है घोड़ा। उसकी एक कविता है महकती कविता। कविता मुझसे कहती है वो हथियार नहीं बन सकती। कविता मुझसे कहती है वो हथियार नहीं बन सकती। कविता मुझसे अनुरोध करती है वो विद्रोही स्वर बुलंद नहीं कर सकती। कविता मुझसे अनुरोध करती है वो विद्रोही स्वर बुलंद नहीं कर सकती। कविता मुझसे कहती है वो शोषण के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती। कविता बस कहती है, कविता बस कहती है वो इंसानों के बीच में रह सकती हैं, उनके बच्चों के साथ खेल सकती हैं, उनके यहाँ के मामूली पौधों के फूल बन सकती हैं और महक सकती हैं। कविता का शीर्षक था महकती कविता। दूसरा जो संकलन, उसमें से मैं कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहूँगा। दूसरा संकलन है आसपास। जादुई यथार्थ। जादुई यथार्थ जिसे हम आकाश कहते हैं, जिसे हम आकाश कहते हैं वो सिर्फ एक जादुई ढक्कन है। जिसे हम आकाश कहते हैं वो सिर्फ एक जादुई ढक्कन है। जिसे हम धरती कहते हैं वो सिर्फ एक जादुई टोकरी है। दोनों को किसी भी वक्त कोई न कोई
उड़ा ले जा सकता है हमारे देखते देखते। दोनों को किसी भी वक्त कोई न कोई उड़ा ले जा सकता है हमारे देखते देखते। और इसी संकलन की एक अन्य कविता है, जंगली झरना। जंगली झरना, जंगली झरने के अंधस्थल में, जंगली झरने के अंधस्थल में पत्थर गोल गोल हो जाते हैं। हर जंगली झरने के भीतर संगीत है, हर जंगली झरने के भीतर संगीत है। और एक अन्य जो संकलन है, सपने सच होते हैं। सपने सच होते हैं, उसमें से एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आत्महत्या। हत्याओं के जंगल में आत्महत्या का कौन पूछता है? हत्याओं के जंगल में आत्महत्या का कौन पूछता है? इतने पर भी हत्याओं के जंगल में आत्महत्या एक खुशबूदार वन फूल है। इतने पर भी हत्या के जंगल में आत्महत्या एक खुशबूदार वन फूल है। एक और बार सुनिए पूरी कविता, छोटी सी कविता है। हत्याओं के जंगल में आत्महत्या का कौन पूछता है, इतने पर भी हत्याओं के जंगल में आत्महत्या एक खुशबूदार वन फूल है। एक जो अन्य संकलन जिसका शीर्षक है राग लीलावती। राग लीलावती की एक कविता मैंने आपके लिए चयन किया है, उसका शीर्षक है समुद्र। समुद्र कभी कभी एक कविता में बदल जाता है। समुद्र कभी कभी एक कविता में बदल जाता है। वो रंग बिरंगी कविता है। उसकी नील कविता में आकाश आरचित होता है। उसकी हरी कविता में तमाम पहाड़ गाँव आरचित होते हैं। उसकी श्याम कविता में तमाम मनुष्यों का दुख आरचित होता है। एक और बार सुनिएगा। समुद्र कभी कभी एक कविता में बदल जाता है। वो रंग बिरंगी कविता है। उसकी नील कविता में आकाश आरचित होता है। उसकी हरी कविता में तमाम पहाड़ गांव आरचित होते हैं। उसकी श्याम कविता में तमाम मनुष्यों का दुख आरचित होता है। इसी संकलन की राग लीलावती की एक दूसरी कविता है, अब बचा ही क्या है। अब बचा ही क्या है। अदालत चश्मदीद गवाह चाहती है। अदालत चश्मदीद गवाह चाहती है। राजनीति विनयशील नागरिक चाहती है। नौकरशाही अपने अधीन अनगिनत गुलाम चाहती है। आदमी हर रोज बढ़िया खाना और आराम की जिंदगी चाहता है। तुम क्या चाहते हो? अब बचा ही क्या है। एक और बार सुनिएगा। अदालत चश्मदीद गवाह चाहती हैं। राजनीति विनयशील नागरिक चाहती हैं। नौकरशाही अपने अधीन अनगिनत गुलाम चाहती हैं। आदमी हर रोज बढ़िया खाना और आराम की जिंदगी चाहता है। तुम क्या चाहते हो? अब बचा ही क्या है। एक और कविता इसी संकलन की है, खामोशी। मैं खामोशी का पक्षधर इसीलिए नहीं हूं कि खामोशी मुझे पसंद है। मैं खामोशी का पक्षधर इसीलिए नहीं हूं कि खामोशी मुझे पसंद है। तमाम शोर शराबों के बीच खामोशी का अलिखित इतिहास हमें हमेशा पढ़ा मिलता है। तमाम शोर शराबों के बीच खामोशी का अलिखित इतिहास हमेशा पढ़ा मिलता है। चाहकर भी मैं उस अलिखित इतिहास से मुंह मोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने को हमेशा खामोशी के साथ पाता हूँ। एक और बार सुनिएगा खामोशी कविता। मैं खामोशी का पक्षधर इसीलिए नहीं हूँ कि खामोशी मुझे पसंद है। तमाम शोर शराबों के बीच खामोशी का अलिखित इतिहास हमेशा पढ़ा मिलता है। चाहकर भी मैं उस अलिखित इतिहास से मुंह मोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने को हमेशा खामोशी के साथ पाता हूँ।
इसी संकलन की एक अन्य और अंतिम कविता जो है प्रार्थना। कविता का शीर्षक है प्रार्थना। हे ईश्वर, मेरी बस यही प्रार्थना है मैं प्रार्थना कर सकूं। हे ईश्वर, मेरी बस यही प्रार्थना है मैं प्रार्थना कर सकूं। मेरे पैर इस धरती पर रहें, हवा में मैं हाथ उड़ा सकूं, हाथ उठाकर खंडा बचा सकूं। पर मेरी ये भी प्रार्थना है, जहां मैं खड़ा हूं ये जगह, एक हवा, एक घंटी किसी के द्वारा प्रायोजित ना हो। मेरी ये भी प्रार्थना है, जहां मैं खड़ा हूं ये जगह, ये हवा, ये घंटी किसी के द्वारा प्रायोजित ना हो। मेरे अगले संकलन से भी एक कविता है। अगला संकलन है असंख्य ध्वनियों के बीच। असंख्य ध्वनियों के बीच, उसमें से एक कविता है जो उसका शीर्षक है भद्र पुरुष। भद्र पुरुष, विराट शब्द तंत्रों के बीच क्या तुम एक सफेद पोश आदमी को देख पा रहे हो? विराट शब्द तंत्रों के बीच क्या तुम एक सफेद पोश आदमी को देख पा रहे हो? ये तुम्हारा वहम है कि शब्दों का न कोई तंत्र है न मंत्र। ये तुम्हारा वहम है कि शब्दों का न कोई तंत्र है न कोई मंत्र। ध्यान से देखो तो सही, ध्यान से देखो तो सही, वो तुम्हें मुस्कुराता मिल सकता है हमेशा तुम्हारे साथ। ध्यान से देखो तो सही, वो तुम्हें मुस्कुराता मिल सकता है हमेशा तुम्हारे साथ। उसका शालीन रूप, आकर्षक अदा और शराफत का असली रूप देखा ही कहाँ तुमने, देखा ही कहाँ तुमने। छोड़ो भी बेवकूफ़ी की बात मत करो, छोड़ो भी बेवकूफ़ी की बात मत करो, काम की कोई बात हो तो करो। ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो कि वो तुम पर पूरी तरह से हावी है। ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो कि वो तुम पर पूरी तरह से हावी है। तुम्हें मिलेगा वो भद्र पुरुष जो तुम्हारे सिर पर सवार है। तुम्हें मिलेगा वो भद्र पुरुष जो तुम्हारे सिर पर सवार है। पागल तो नहीं हुए? कौन बैठा है मेरे सिर पर? तमाशा खड़ा मत करो, चलो। पागल तो नहीं हुए? कौन बैठा है मेरे सिर पर? तमाशा खड़ा मत करो, चलो। जरूर चलेंगे पर महसूस तो करो कि वो तुम्हारे गले से उतर रहा है। जरूर चलेंगे पर महसूस तो करो कि वो तुम्हारे गले से उतर रहा है। तुम्हारे तन मन को उसने ग्रस लिया है, तुम्हारे तन मन को उसने ग्रस लिया है। एक मामूली तवायफ जैसी वो तुमसे लिपटी हुई है, एक मामूली तवायफ जैसी वो तुमसे लिपटी हुई है। कैसी बात कर रहे हो, ये भी कोई कहने का ढंग है? कैसी बात कर रहे हो, ये भी कोई कहने का ढंग है कि पहले भद्र पुरुष फिर तवायफ? हाँ, तुम उसमें डूबे हुए हो। तुम्हारी हरकतें सचमुच शर्मनाक हैं। तुम अपने इतिहास के साथ थे, तुम अपने इतिहास के साथ थे जिसका उसने हमेशा के लिए सफाया कर दिया है। तुम अपने इतिहास के साथ थे जिसका उसने हमेशा के लिए सफाया कर दिया है। तुम अपनी मिट्टी के साथ थी जिसको उसने अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया है। तुम अपनी मिट्टी के साथ थे जिसको उसने अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया। तुम अपनी पानी के साथ थे जिसको उसने अपनी बड़ी बड़ी जीभों से सोख लिया है। तुम अपनी मेधा के साथ थे जिसको उसने कम दाम में खरीद लिया है। तुम अपनी मेधा के साथ थे जिसको उसने कम दाम में खरीद लिया है। पर उसने अपना परिचय ऐसा दिया कि वो भद्र पुरुष है। पर उसने अपना परिचय ऐसा दिया कि वो भद्र पुरुष है। उसने तुम्हारी जीभ पर स्वर्णाक्षरों से लिखा कि वो भद्र पुरुष है, ताकि तुम उसकी रट लगाते रहो, ताकि तुम उसकी रट लगाते रहो। तुम किसकी बात कर रहे हो? हम ही भद्र पुरुष हैं या कोई और? गलत। उसने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि वही एकमात्र भद्र पुरुष है और बाकी सब अभद्र। तुम्हारे शब्द अभद्र, हरकतें अभद्र और तुम्हारी परंपरा अभद्र। उसके लिए शब्दों का चयन करना और उनको
तराशना तुम्हारा धंधा है। उसके लिए शब्दों का चयन करना और उनको तराशना तुम्हारा धंधा है। तुम्हारे शब्द तंत्र में उसने अपने लिए पड़ाव डाल रखा है। तुम्हारे शब्द तंत्र में उसने अपने लिए पड़ाव डाल रखा है। पता है तुम्हें? क्या तुम उसे पहचान सकते हो? क्या तुम उसे पहचान सकते हो? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे पास अपना कोई शब्द नहीं है। इसी संग्रह की दूसरी जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है डूबते जहाज को बचाते हुए। डूबते जहाज को बचाते हुए हम अपने साथियों को खोज निकालने में असमर्थ हैं। हम अपने साथियों को खोज निकालने में असमर्थ हैं। ऐसा क्यों है? जब जहाज डूब रहा हो तो जहाज की खूबसूरती की चिंता क्यों? जब जहाज डूब रहा हो तो जहाज की खूबसूरती की चिंता क्यों? उसके लिए इस्तेमाल किए गए इस्पात की खूबियों पर बहस क्यों? जब जहाज डूब रहा हो तो जहाज की खूबसूरती की चिंता क्यों? उसके लिए इस्तेमाल किए गए इस्पात की खूबियों पर बहस क्यों? हमें सिर्फ साथियों को खोज निकालना है। हमें सिर्फ साथियों को खोज निकालना है, किसी भी कीमत पर। नाम में रखा क्या है? नाम में रखा क्या है? नाम पट्टों को भूल जाओ, भूल जाओ फिजूल की बातें। कपड़ों के रंग का कोई मतलब नहीं है। नाम में रखा क्या है? नाम पट्टों को भूल जाओ, तुम भूल जाओ फिजूल की बातें। कपड़ों के रंग का कोई मतलब नहीं है। कपड़ों से कोई जाना नहीं जाता। वो बिहार का हो या शिलोंग का, वे साथी है हमारे जहाज के। वो बिहार का हो या शिलोंग का, वे साथी है हमारे जहाज के। मजहब जहाज को बचा नहीं सकता। उसका आधा हिस्सा देखो तो सही डूब चुका है। उसका आधा हिस्सा देखो तो सही डूब चुका है और उसके डूबने के इतिहास को रचने से कोई फायदा नहीं है। वे सिर्फ हमारे साथी नहीं हैं। एक दिन हम यात्रा पर निकले थे। बहस छोड़ो, कितने इंसान थे कुल? 200। हमें अपने साथियों को बचाना है डूबते जहाज से। हमें अपने साथियों को बचाना है डूबते जहाज से। हमें 80 साथियों को निकालना है। हम 80 इंसानों को निकालना है। हमें भरोसा होना चाहिए हम अपने साथियों को खोज निकालने में सफल होंगे। उसके बाद डूबते इतिहास को भी हम बचा पाएंगे। उसके बाद डूबते जहाज को भी हम बचा पाएंगे। अगली कविता है आखिर किला है। आखिर किला है। अपनी यात्राओं में अलग अलग शहरों और कस्बों में कभी कभी सुनसान जगहों पर मैंने कई किले देखे हैं। अपनी यात्राओं में अलग अलग शहरों और कस्बों में कभी कभी सुनसान जगहों पर मैंने कई किले देखे हैं। खंडहर नुमा ही सही, उसके स्थापत्य की सुंदरता मुझे वशीभूत करती है। खंडहर नुमा ही सही, उसके स्थापत्य की सुंदरता मुझे वशीभूत करता है। किले सुंदर एकाएक तड़प उड़ता है लेकिन मेरे हृदय का एक कोना एकाएक तड़प उड़ता है और कहता है किले सुंदर नहीं हो सकते। कल मैं कन्नूर जा रहा था। कन्नूर केरल का एक जिला है जहां एक बहुत बड़ा किला है। बेकल किला कहते हैं उसको। कल मैं कन्नूर जा रहा था। कन्नूर का किला मेरे मन में स्पष्ट होने लगा। कल मैं कन्नूर जा रहा था। कन्नूर का किला मेरे मन में स्पष्ट होने लगा। उसकी सुंदरता में मैं मग्न था। उसकी सुंदरता में मैं मग्न था। समुद्र के किनारे अपना सीना तान कर वो खड़ा है। समुद्र के किनारे अपना सीना तान कर वो खड़ा है कन्नूर का किला। उसके गलियारे, उसकी ऊंचाई, उसका स्थापत्य, मुझे उस किले से इश्क सा हो गया। उसके गलियारे, उसकी ऊंचाई, उसका स्थापत्य, मुझे उस किले से इश्क सा हो गया। उसके अंदर मैं इस कदर मग्न होकर घूम रहा था। उसके अंदर मैं इस कदर मग्न होकर घूम रहा था,
मुझे शाम होने का पता नहीं चला। पर दुखद स्थिति ये थी, बाहर से किला बंद हो गया था। बाहर से किला बंद हो गया था, चौकीदार जा चुके थे। मैं अकेला किले के भीतर बंदी, धूप अंधेरे में। मेरी लाख कोशिश के बावजूद किले की सुंदरता का आस्वादन मुश्किल लग रहा था। मैं अकेला किला के भीतर बंदी, धूप अंधेरे में। मेरी लाख कोशिश के बावजूद किले की सुंदरता का आस्वादन मुश्किल लग रहा था। अब सिर्फ एक सच बाकी रह गया था, किला आखिर किला है। अगली कविता है संकलन की कूप मंडूक। जब उसे मेंढक कहकर मैंने संबोधित किया तो वो इतना बिगड़ गया, कहने लगा एक मामूली मेंढक और कूप मंडूक में फर्क है। मैं तुम्हारा छुटका मेंढक नहीं, या खेतों में का मोटा मेंढक भी नहीं, जो बारिश के मौसम में अपना संगीत आलापता है। मैं तुम्हारा छुटका मेंढक नहीं, या खेतों का मोटा मेंढक भी नहीं, जो बारिश के मौसम में अपना संगीत आलापता है। मैं कूप मंडूक हूँ, अतल गहराई का समग्र। मुझे तुम्हारे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे व्यंग्य को मैं इसीलिए रद्द करता हूँ कि वो मूर्खों का व्यंग्य है। कूप मंडूक होना कोई जुर्म नहीं है। तुम बाहर ही रह रहे हो। क्या जानते हो अपनी दुनिया के बारे में? जानते हो अंधेरा क्या होता है? अंधेरा एक सच है। उसका मैं साक्षी, उसी का निवासी हूँ। कूप मंडूक मामूली मेंढकों से 100 गुना बेहतर और तुम जैसों से 1000 गुना। ये कहकर वो कूप में विलीन हो गया। एक और संकलन से कुछ कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा। उस संकलन का नाम है पतझड़ का इतिहास। पहली कविता का शीर्षक भी संकलन की मेरी पहली कविता का शीर्षक भी पतझड़ का इतिहास है। स्मृतियों की चाबी से इतिहास को आसानी से खोला जा सकता है। पर उस चाबी से पतझड़ के इतिहास को खोला नहीं जा सकता। इतिहास देखने में आया है, एक हो सकता है, कभी कभी एक से ज्यादा। खोलना आसान है उसे स्मृतियों की चाबी से। पतझड़ का एक बृहदाकार इतिहास है। सूखे सिकुड़े पत्तों की अपार निरंतरता। ये कह पाना नामुमकिन है पतझड़ में कितने पत्ते गिरे होंगे। हरे को गिरते समय कितना दर्द हुआ होगा। गिरते समय अटके हुए पत्तों का, हरे या पीले पत्तों का दर्द कितना गहरा होगा। गिरे हुए का खून कब सूख गया होगा। कितना पत्ते में ही सूख गया होगा, पर कितनी मिट्टी में। पतझड़ के इतिहास को जानना है तो चाहिए विभिन्न ऋतुओं से संवाद करें। वे बता सकते हैं पतझड़ का इतिहास, शायद वसंत ही बता पाएगा। पतझड़ कितना दुखद है, पतझड़ कितना दारुण है। इसी संकलन की एक दूसरी कविता है, लेकिन इसमें 5 छोटी कविता हैं। एक ही कविता है लेकिन 5 छोटी कविता हैं।
इसके लिए मैंने शीर्षक दिया है माँ केंद्रित 5 कविताएं। पहली छोटी कविता है हरियाली की तरह माँ सुगंध सहित। हरियाली की तरह माँ सुगंध सहित। दूसरी छोटी कविता है ओ धरती क्षमा कर, माँ मैं उछल कूद कर रहा हूँ तुम्हारी गोद में क्षमा कर। ओ धरती क्षमा कर, माँ मैं उछल कूद रहा हूँ तुम्हारी गोदी में क्षमा कर। तीसरी छोटी कविता है सुबह पक्षी चहचहाने लगती हैं। सुबह पक्षी चहचहाने लगती हैं, शावकों का मृदुल स्वर जब सुनाई देता है। सुबह पक्षी चहचहाने लगते हैं, शावकों का मृदुल स्वर जब सुनाई देता है, माँ तुम्हारी याद आती है। चौथी कविता है छोटी सी वो क्षण मुझे याद नहीं जब तूने अपनी जांघों के बीच से मुझे बाहर निकाला। वो क्षण मुझे याद नहीं जब तूने अपनी जांघों के बीच से मुझे बाहर निकाला। वो क्षण मुझे याद नहीं जब तूने अपने स्तन से दूध पिलाया। वो क्षण मुझे याद नहीं जब तूने अपने स्तन से दूध पिलाया। वो क्षण मुझे याद है तूने पहली बार लोरी सुनाई थी। वो क्षण मुझे याद है तूने पहली बार लोरी सुनाई थी। पांचवी कविता है छोटी सी इसी शीर्षक के अंतर्गत जब भी घर आता हूँ मेरे ऊपर 2-4 बूंदें वात्सल्य की कहाँ से गिर रही है माँ। जब भी घर आता हूँ मेरे ऊपर 2-4 बूंदें वात्सल्य की कहाँ से गिर रही है माँ। एक अन्य कविता है इसी संकलन की अलमारी के अंदर जंगल। अलमारी के अंदर जंगल। जब कभी मैं काठ की बनी अपनी अलमारी खोलता हूँ। जब कभी मैं काठ की बनी अपनी अलमारी खोलता हूँ एक जंगल मुझे दिखाई देता है। जब कभी मैं काठ की बनी अपनी अलमारी खोलता हूँ एक जंगल मुझे दिखाई देता है। आकाश चुंबी पेड़ असंख्य, आकाश चुंबी पेड़ असंख्य, छदनार शाखाएं मनमोहक, पक्षियों और जानवरों की अद्भुत रमणीय आवासीय व्यवस्था। पक्षियों और जानवरों की अद्भुत रमणीय आवासीय व्यवस्था। मैं चकित देखता रह जाता हूँ। मैं चकित देखता रह जाता हूँ। फिर अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। मैं जंगल के भीतर के अंधेरे में, मैं जंगल के भीतर के अंधेरे में अपना कपड़ा ढूंढ रहा हूँ। फिर अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। मैं जंगल के भीतर के अंधेरे में अपना कपड़ा ढूंढ रहा हूँ। इसी संकलन की एक कविता है छोटी सी अज्ञेय की कविता। अज्ञेय की कविता किरीटी तरु की तरह सबके लिए बसेरा बनकर हवा में झूलती रहती है, प्रेम तरु है वो। किरीटी तरु की तरह सबके लिए बसेरा बनकर हवा में झूलती रहती है, प्रेम तरु है वो। और एक अन्य छोटी सी कविता है शमशेर की कविता। हवा सी आती है मन में उतरती है। हवा सी आती है मन में उतरती है, वहाँ रंग भर देती हैं जम जाती है। हवा सी आती है मन में उतरती है, वहाँ रंग भर देती हैं जम जाती है। एक कविता जिसका शीर्षक है आतंक। आतंक। वो घर पर अकेली थी। वो घर पर अकेली थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे। वो घर पर अकेली थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे, पति दफ्तर पहुंच चुके थे। वो घर पर अकेली थी। वो घर पर अकेली थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे, पति दफ्तर पहुंच चुके थे। वो घर पर अकेली थी। कुछ लिखने के इरादे से वो कुर्सी पर बैठ गई। मेज पर हाथ रखते ही मेज पट-पट कांपने लगी। कुछ लिखने के इरादे से वो कुर्सी पर बैठ गई। मेज पर हाथ रखते ही मेज पट-पट कांपने लगी। उसे भूचाल सी लगी। वो घर पर अकेली थी। मेज से अजीब आवाज निकली। क्या तुम लिखना
क्या तुम्हें लिखना आता है? क्या तुम्हें लिखना आता है? जाओ बिस्तर पर लेट कर लिखो, जाओ बिस्तर पर लेट कर लिखो। आखिर तुम क्या लिख सकती हो? आखिर तुम क्या लिख सकती हो? एक आध कहानियाँ, हल्की फुल्की कविताएं। इसके लिए मेज़ क्यों चाहिए तुम्हें? इसके लिए मेज़ क्यों चाहिए तुम्हें? मेरा दुरुपयोग क्या क्यों करती हो? मेरा दुरुपयोग क्यों करती हो? जाओ बिस्तर पर लेट जाओ। वो घर पर अकेली थी। एक और संकलन मेरा है, जंगल नज़दीक आ रहा है। जंगल नज़दीक आ रहा है, उसकी पहली कविता इसी शीर्षक से है, जंगल नज़दीक आ रहा है। आ रहा है एक घना जंगल, आ रहा है एक घना जंगल, हमारी आवासीय व्यवस्था की तरफ। आ रहा है एक घना जंगल, हमारी आवासीय व्यवस्था की तरफ। कुछ लोग इस हद तक आशंकित और डरे हुए हैं, कुछ लोग इस हद तक आशंकित और डरे हुए हैं और जंगल को रोकने में लगे हैं। आ रहा है एक घना जंगल, हमारी आवासीय व्यवस्था की तरफ। कुछ लोग इस हद तक आशंकित और डरे हुए हैं और जंगल को रोकने में लगे हैं। लेकिन बहुसंख्यक दिन में भी सोने की तैयारी में है। लेकिन बहुसंख्यक दिन में भी सोने की तैयारी में उन्हें जंगल का एहसास तक नहीं। जंगल उनके जहन में अभी खुश नहीं गया है। जंगल उनके जहन में अभी खुश नहीं गया है, जबकि कुछ लोग उन जानवरों को रोकने बैठे उन्हें मालूम है। जबकि कुछ लोग उन जानवरों को रोकने बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि ये खतरे का काम है। जानवर झपट पड़ेंगे, नोच देंगे उन्हें। अब तक कईयों को जंगली जानवर मार चुके हैं। जंगल का आवासीय व्यवस्था की तरफ बढ़ना, जंगल का आवासीय व्यवस्था की तरफ बढ़ना, रोकना अनिवार्य है। जंगली जानवरों को रोकना अनिवार्य है। अब ये तय करने का वक्त आ गया है, अब ये तय करने का वक्त आ गया है, जंगली जानवर मुख्य हैं या इंसान को बचाने का काम। अब ये तय करने का वक्त आ गया है, जंगली जानवर मुख्य हैं या इंसान को बचाने का काम। इसी संकलन की एक दूसरी कविता, चित्र। कई दिनों के बाद मैंने एक चित्र बनाया, कई दिनों के बाद मैंने एक चित्र बनाया, कईयों के रोने की आवाज़ को मैंने चित्र में जोड़ा, कईयों के रोने की आवाज़ को मैंने चित्र में जोड़ा। हाहाकार के रंग और गाढ़े हो गए, हाहाकार के रंग और गाढ़े हो गए। एक सुरीला गीत मैं जोड़ना चाहता था चित्र में, एक सुरीला गीत मैं जोड़ना चाहता था चित्र में, पर सुरीले गीत का रंग चित्र में ठीक नहीं बैठ पा रहा था। एक सुरीला गीत मैं जोड़ना चाहता था चित्र में, पर सुरीले गीत का रंग चित्र में ठीक नहीं बैठ पा रहा था। एक खौफनाक विस्फोट अचानक मेरी अनिच्छा के बावजूद, एक खौफनाक विस्फोट अचानक मेरी अनिच्छा के बावजूद अपना गाढ़ा रंग लिए मेरे चित्र में घुस गया। विस्फोट खत्म नहीं हो पा रहा था, उस वजह से मेरे चित्र का आकाश धूमिल पड़ गया। विस्फोट खत्म नहीं हो रहा था, उस वजह से मेरे चित्र का आकाश धूमिल पड़ गया और अंत में वो रंग इतना गाढ़ा हो गया, चित्र ही मानो अस्पष्ट हो गया। उसके बाद कई कत्ल के दृश्य भी बिना किसी अनुमति के मेरे चित्र में समाहित हो गए। उसके बाद कई कत्ल के दृश्य भी बिना किसी अनुमति के मेरे चित्र में समाहित हो गए। आखिर मेरे चित्र में न नील गगन था, न स्वच्छ सलिल था, न पक्षियों की उड़ान, न शीतल हवा और न चहल पहल। निपट गाढ़े रंग जिनमें से खून रिस रहा था, जो सूख नहीं रहा था। आखिर मेरे चित्र में न नील गगन था, न स्वच्छ सलिल था, न पक्षियों की उड़ान, न शीतल हवा और न चहल पहल। निपट गाढ़े रंग जिनमें से खून रिस रहा था, जो सूख नहीं रहा था। एक और कविता इस संकलन से,
आनंद यात्रा। पानी से प्रार्थना करने वाली औरतें, पानी से प्रार्थना करने वाली औरतें दूर दूर तक की यात्राएं करती हैं घड़े भर पानी के लिए। पानी से प्रार्थना करने वाली औरतें दूर दूर तक की यात्राएं करती हैं घड़े भर पानी के लिए। प्रार्थना करने वाले आदिवासी जंगल भर की यात्रा करते हैं। प्रार्थना करने वाले आदिवासी जंगल भर की यात्रा करते हैं दाल भात के लिए। जंगली जानवरों के डर से बच्चों को छिपा कर रखने वाली आदिवासी माएँ, जंगली जानवरों के डर से बच्चों को छिपा कर रखने वाली आदिवासी माएँ भय से कोसों दूर की यात्राएं करती हैं भविष्य के लिए। भय से कोसों दूर की यात्राएं करती हैं भविष्य के लिए। महानगर की सड़कों पर सोने वाले अनाम लोग, महानगर की सड़कों पर सोने वाले अनाम लोग अच्छे अपने सपनों में लंबी यात्रा तय करते हैं। महानगर की सड़कों पर सोने वाले अनाम लोग अपने सपनों में लंबी यात्रा तय करते हैं अच्छे छप्पर के लिए। प्रार्थना रत लोग हर समय हर दिन अपनी अपनी आनंद यात्रा में लगे हैं। एक मेरा संकलन है समुद्र से संवाद। इसकी एक कविता है पहाड़। पहाड़ मेरे लिए माँ की तरह है, हरा भरा घना जलप्रपातों से युक्त वात्सल्य की सदा नीरा सहित। पहाड़ मेरे लिए माँ की तरह है, हरा भरा घना जलप्रपातों से युक्त वात्सल्य की सदा नीरा सहित। पहाड़ों की गंध है, पहाड़ों की गंध है उसे सूंघते हुए झाड़ियों और झुरमुटों से गुजरते समय। पहाड़ों की गंध है उसे सूंघते हुए झाड़ियों और झुरमुटों से गुजरते समय। असुलभ थपकियाँ मुझे मिली हैं, असुलभ थपकियाँ मुझे मिली हैं। माँ पहाड़ के अंदर भी है बाहर भी है। पहाड़ सच कहूँ मैं, पहाड़ सच कहूँ मैं, संगीत का वो वन गह्वर है, संगीत का वो वन गह्वर है। माँ मेरा हाथ थामे ले चलती हैं गहरता की तह तक। माँ मेरा हाथ थामे ले चलती हैं गहरता की तह तक। मैं पहाड़ को जानने लगता हूँ, पेड़ों की कतार, समतल मैदान, चढ़ाइयाँ, तराइयाँ। मैं पहाड़ के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ, माँ मेरे साथ हैं। दूसरी कविता है परियों की तरह बच्चे। परियों की तरह बच्चे, परियों की तरह बच्चे धरती से गायब होते नजर आते हैं। परियों की तरह बच्चे धरती से गायब होते नजर आते हैं। कुछ देर तक आकाश में विचरण करते नजर आते हैं, फिर अचानक परियों की तरह अदृश्य हो जाते हैं। परियों की तरह बच्चे धरती से गायब होते नजर आते हैं, कुछ देर तक आकाश में विचरण करते नजर आते हैं, फिर अचानक परियों की तरह अदृश्य हो जाते हैं। लंबे जीवन के वर्तमान को ठुकराकर जा कहाँ रहे हैं बच्चे, लंबे जीवन के वर्तमान को ठुकराकर जा कहाँ रहे हैं बच्चे। इस सवाल का जवाब हमें देना ही होगा। कतराकर कोई नहीं जा सकता, आंगनों के बल पर बचाव कोई नहीं कर सकता। इस सवाल का जवाब हमें देना ही होगा। कतराकर कोई नहीं जा सकता, आंगनों के बल पर बचाव कोई नहीं कर सकता। देखो उधर कईयों की आहें आग की लपेट बनकर भभक रही हैं, आग से कोई बच नहीं सकता, आज आग से कोई बच नहीं सकता। हमारे समय में मुक्ति बोध, ये कविता है हमारे समय में मुक्ति बोध। जल के समस्त स्रोतों को अपने अधीन करने वालों को जब, जल के समस्त स्रोतों को अपने अधीन में करने वालों को जब प्यासे लोगों के प्रति दुख जताते देखता हूँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार बनाने वालों को जब शांति मंत्र जपते सुनता हूँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार बनाने वालों को जब शांति मंत्र जपते सुनता हूँ, जब तक मुक्त बहती हवा को, अब तक मुक्त बहती हवा को अपने कब्जे में रखने के प्रयोग करने वालों को जब प्रकृति की सुंदरता पर भाषण देते सुनता हूँ, तो एक कवि का तनावग्रस्त चेहरा साफ नजर आता है। कहा था उन्होंने, वर्तमान समाज
चल नहीं सकता। महान कवि। दौड़े कहाँ जा रहे हो कवि, दौड़े कहाँ जा रहे हो कवि, दौड़ को जारी रखते हुए कवि ने कहा, आनंद रुलाइयों से भरे घने जंगल की तरफ। कवि ने कहा, आनंद रुलाइयों से भरे घने जंगल की तरफ। क्या कर सकते हो कवि, जंगल आखिर जंगल है, उसके कानून अलग हैं, तुम्हारी कविता आखिर कर क्या सकती है। जंगल आखिर जंगल है, उसके कानून अलग हैं, तुम्हारी कविता आखिर क्या कर सकती है कवि। कविता न हथियार है, न बंदूक, न तोप, न बम, कैसे घुसोगे इस जंगल में कवि। कविता न हथियार, न बंदूक, न तोप, न बम, कैसे घुसोगे इस जंगल में कवि। दौड़ता कवि रुक गया, देखा जंगल को, कान लगाकर सुनी ध्यान से रोते कलरते लोगों की आवाज़। दौड़ता कवि रुक गया, देखा जंगल को, कान लगाकर सुनी ध्यान से रोते कलरते लोगों की आवाज़। देखा कवि ने उस आदमी को जो उसे रोक रहा था। कवि ने कहा, एक महान कवि की बिरादरी का मैं कवि सदस्य हूँ। उस कवि के पास न कोई हथियार था, न बंदूक, न तोप, न बम। उसने बंदूकधारियों का सामना किया था। उसके पास बस रोने वाले लोगों की आवाज़ें थी। उसके पास बस रोने वाले लोगों की आवाज़ें थी। उसने अपने को तोप के सामने खड़ा किया, कोई उसे उड़ा न सका, वो अड़ी खड़ा रहा। बमबारी के वक्त, दंगे फसाद के नज़दीक, वो महान कवि लोगों के दुख को दूर करने का रास्ता ढूंढ रहा था। दंगे फसाद के नज़दीक वो महान कवि लोगों के दुख को दूर करने का रास्ता ढूंढ रहा था। मित्रवर, कवि निहत्था ही होता है। मित्रवर, कवि निहत्था ही होता है। रास्ता चाहे जंगल की तरफ हो, चाहे गहन समुद्र की तरफ, रुलाई को खत्म करने जाना ही है कवि को। कवि निहत्था ही होता है। रास्ता चाहे जंगल की तरफ हो, चाहे गहन समुद्र की तरफ, रुलाई को खत्म करने जाना ही है कवि को। उस महान कवि ने यही सिखाया था। उस महान कवि ने यही सिखाया था, करो या मरो। वो महान कवि था, उसका नाम मोहनदास गांधी था। लोग उन्हें गानी बाबा कहते हैं, बापू भी कहते हैं। इस संकलन की एक अंतिम कविता है। प्रधानमंत्री से हमारा अनुरोध। प्रधानमंत्री से हमारा अनुरोध, आपसे अनुरोध है प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है प्रधानमंत्री जी, आप थोड़ा धीरे से आइए, आप थोड़ा धीरे से आइए, अपने साथ भीड़ लेकर मत आइए। हम आपको देखना चाहते हैं। आपके समक्ष हम छोटी सी एक बात रखनी है। इन काले चश्मे वालों को, काले सूट पहने हुए अपरिचित लोगों को प्रधानमंत्री जी हटा दीजिए आप। हमें अर्ज करना है, इतने सारे लोगों के बीच हम कैसे अपनी बात रखें। इनसे कहिए 1 मिनट के लिए बगल वाले कमरे में जाके बैठें। इनसे कहिए 1 मिनट के लिए बगल वाले कमरे में जाकर बैठें। हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, हमें भूख लगी है। हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, हमें भूख लगी है। एक इधर प्रकाशित, अभी प्रकाशित मेरा एक संकलन है, खंडहरों के बीच, उसकी एक कविता प्रस्तुत करके मैं अपना ये काव्य पाठ समाप्त करना चाहूँगा। इस कविता का शीर्षक है, उनकी गाड़ी चलती रही। उनकी गाड़ी चलती रहती है, उनकी गाड़ी चलती रहती है। वे 2 छोकरियाँ कचरा बीन रही हैं, वे 2 छोकरियाँ कचरा बीन रही हैं। उन्हें कचरे में से एक खिलौना मिल जाता है, उन्हें कचरे में से एक खिलौना मिल जाता है, मिट्टी में पुता खिलौना। वे साफ करती हैं उसे, वो एक 4 पहिया गाड़ी है। सड़क के किनारे बैठकर पोंछ कर वे उसे साफ करती हैं। सड़क से गुजरती गाड़ियों को देखती हैं
और उन्हें लगता है ये खिलौना नहीं, सचमुच की गाड़ी है। सड़क से गुजरती गाड़ियों को देखती हैं और उन्हें लगता है ये खिलौना नहीं, सचमुच की गाड़ी है। अब ये फुर्र से भाग जाएगी जिसमें वे दोनों बैठी होंगी। गाड़ी भागी जाएगी। एक ढाबे के पास गाड़ी को रुकने को कहेंगी। पालतू कुत्ते की तरह गाड़ी रुक जाती है। छोकरियां अपनी गाड़ी से उतरती हैं। ढाबे से वे अपनी पसंद की चीज़ें खरीदती हैं, पेट भर खाती हैं। गाड़ी फिर फुर हो जाती है। घूम घाम कर वे शाम को लौटती हैं। घूम घाम कर वे शाम को लौटती हैं। गाड़ी को गाड़ी को खड़ी करें कहाँ? उन्हें एक बड़ा सा घर चाहिए जहां उनकी गाड़ी रात को आराम करेगी। उनका घर बड़ा होगा, दोनों के लिए अलग अलग कमरे होंगे, दोनों अपने अपने कमरे में सोएंगी और रात को छुटकी बड़की के पास आएगी। रात को छुटकी बड़की के पास आएगी और बड़की से लिपट कर सोएगी। रसाई के भीतर अनगिनत सपने वे बुन रही हैं, कल जाना कहाँ है। अपने खोए हुए माँ बाप की खोज में वही गाड़ी से निकलेंगी। अपने खोए हुए माँ बाप की खोज में गाड़ी से निकलेंगी। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदेंगी, बाप के लिए ढेर सारे पैसे देंगे, दोनों को खुश करेंगी। उनका घर खुशी से भर जाएगा। बीच में उन्हें भूख लगी। भरपेट खाना खाया दोनों ने। चलती गाड़ी में वे सो गई। उन्हें लगा कि गाड़ी आकाश मार्ग से चल रही है, माँ बाप को ढूंढने में तब सुविधा होगी। चलती गाड़ी में वे सो गई। उन्हें लगा गाड़ी आकाश मार्ग से चल रही है, माँ बाप को ढूंढने में तब सुविधा होगी। नींद में वे माँ बाप से लिपट कर गोदी में पड़ी रही। उनकी गाड़ी चलती रही, चलती रही, चलती रही। धन्यवाद। जितनी भी मेरे संकलन हैं, जैसे मैंने बताया कि एक और संकलन का भी जिक्र करूंगा, वो बच्चों के लिए लिखी हुई कविताओं का संकलन है, भरापूरा का घर, भरापूरा घर। उसको भी मैंने छोड़ दिया है। बाकी 9 संकलनों में से मैंने अपनी कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं। मुझे मालूम नहीं है इस कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया, कितनों ने सुना, कितनों ने पसंद किया। लेकिन जैसे मैंने बताया, कविता वस्तुतः मेरे सृजन की अनिवार्यता की वजह है। और ऐसी ये सारी कविताएं इसी तरह से लिखी गई है। मैं पुनः तारांजलि फाउंडेशन के समस्त कार्यकर्ताओं के प्रति, विशेष रूप से मुझे बराबर संपर्क करती रही सुश्री शैलजा सिंह जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इस तरह के एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम में जिनके कई श्रोता होंगे, जिनके कई कविता प्रेमी होंगे, उनके समक्ष मुझे कविता प्रस्तुत करने का जो अवसर दिया, उसके लिए सबको धन्यवाद देते हुए मैं विराम चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बंद कर दें।